Good morning, students. Yesterday we had studied about the balanced and imbalanced force and frictions. Now, in this part, we will study about the Galileo observation and Newton's first law of motion and the relation between the inertia and mass. Galileo was the scientist born in the Italy. He designed the first pendulum clock and have the great role in the formation of the law of the motion. And the Newton further studied the Galileo's idea on the force and the motion and presented three fundamental law of the Newton's, that is the Newton first law, second law and third law on the basis of the Galileo's observation. So what was the Galileo observation? He observed the motion of objects on an inclined plane. When a marble is rolled down an inclined plane, its velocity increases, and when it is climbed up, its velocity decreases. So basically, Galileo ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन वो किस पे देखी, इन द इंक्लाइंड प्लेन, उसमें किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कैसी होती है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब इस तरह से, जैसे ये इस डायग्राम में देख रहे हो आप। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया उसने, जब किसी मार्बल को, ये मार्बल है, और इसको रोल किया जाता है तो डाउन साइड क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या देखते हैं आप, इसकी वेलोसिटी की, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब वो क्या होता है, क्लाइम्स अपवार्ड, जब वो अपवार्ड डायरेक्शन में जाता है तो क्या होती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। So from the Galileo observation, what was the Galileo arguments? First argument was the when a marble is rolled down from the left, it will go up to the opposite side up to the same height at which it dropped down. तो इसमें ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में गैलीलियो क्या बोलता है, अगर हम किसी एक जो मार्बल का ये बॉल थी, अगर हम इसको एक मान लो यहाँ से रोल डाउन कर रहे हैं तो वो किस तरह से ये रोल डाउन होकर के नीचे आ जाती है और यहाँ से स्ट्राइक होकर के बैक यहाँ तक पहुंचती है। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या है, सेम रहेगी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि ये हाइट सेम रहेगी, जितनी हाइट से ये रोल डाउन किया उतनी ही हाइट ये फिर से गेन करेगा। And what was the second argument? If the inclination of the plane is equal, the marble would travel equal distance while climbing up as travel while rolling down. तो इसमें क्या बोला सेकंड आर्ग्यूमेंट में, अगर क्या होता है, जो इंक्लाइनेशन, जो ये वाला इंक्लाइनेशन, ठीक है, ये वाले जो इंक्लाइनेशन प्लेन का एंगल इक्वल है, एंगल जैसे ये वाला एंगल और इसका एंगल अगर इक्वल है तो क्या होगा, जो जितनी डिस्टेंस रोलिंग डाउन में की उतनी ही डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी जब वो कोई ऑब्जेक्ट क्लाइंब करेगा। तो इस तरह से इसकी डिस्टेंस इससे और इसकी डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम रहेगी, जबकि फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट में क्या बोला था, जो ये वाली ऑब्जेक्ट है वो सेम हाइट अटेन करेगा दूसरी साइड, और इसमें कहा अगर इक्वल इंक्लाइनेशन प्लेन है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया, इफ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट प्लेन, द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर अंटिल इट रीचेज इट्स ओरिजिनल हाइट। तो अगर थर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या बोला, अगर हम जो राइट साइड, ये राइट साइड का है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लाइनेशन प्लेन को के एंगल को डिक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्लाइनेशन प्लेन का एंगल बड़ा है और यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, तो जो वो ऑब्जेक्ट है तब तक मूव करता जाएगा, उसकी डिस्टेंस मतलब बढ़ती जाएगी और वो तब तक मूव करेगा जब तक कि वो ऑब्जेक्ट इस वाली हाइट पे ना आ जाए, तब तक वो मूव ही करता रहेगा। And fourth argument was the if the right side plane is made flat, marble would travel forever to achieve the same height। और फोर्थ आर्ग्यूमेंट में क्या बोला, अगर हम लेफ्ट जो राइट साइड का था, इस वाले
जो सरफेस को फ्लैट बना देते हैं, तो क्या होगा, जो ये मार्बल हमने किसी पॉइंट से ड्रॉप किया, ये यहाँ से हमेशा ही मूव करता रहेगा जब तक कि वो इस वाली हाइट पे ना आ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि आपको जैसे हमने पिछले जो पार्ट में उसमें मैंने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या वो होता है, ये जो अपोज करता है इस पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस लगती है, तो इस कारण से कुछ टाइम बाद ये जो मूव करना स्टॉप हो जाता है। तो based upon the Galileo observation, Galileo result was we needed an unbalanced force to change the motion of the marble, but no force is required when the marble is moving uniformly. In other words, the object move at a constant speed if no force act upon them. सो इससे गैलीलियो ने ये रिजल्ट निकाला कि जब हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम चेंज ऑफ द मोशन कर सकते हैं। और जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं हम, चेंज ऑफ द मोशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द अप्लाइंग द अनबैलेंस्ड फोर्स। और इन द सिंपल वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट मूव एट द कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट अपॉन देम। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड पे तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स हम नहीं लगाते हैं। So on the basis of the Galileo's idea, Newton presented the three laws of the motion. First is the Newton first law of the motion. This law is also called law of inertia. So what is the Newton first law? An object remain in the state of the rest or the state of the uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by the applied force. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तब तक रहेगा जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप समझ सकते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ को, ये फुटबॉल है, ठीक है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक के इस पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं बाय किक, तो ये क्या करता है, फुटबॉल मूव करना स्टार्ट हो जाता है, और ये तब तक मूव करता है जब तक के इसको इसके मोशन को कोई अनबैलेंस्ड फोर्स के द्वारा रोका नहीं जाए। तो जैसे इसमें क्या नेट वगैरह होता है, तो अगर नेट में ये टकरा जाएगा तो इसका मोशन क्या होगा, अनबैलेंस, इस पे क्या फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, फोर्स जब ज़्यादा लग जाएगा तो ये मूव करना बंद कर देगा। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि कोई अगर जैसे ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, और अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ये मूव ही करती रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि हमने कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। हमें पहले ये जानना कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है जो क्या कॉज करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्टेट ऑफ द रेस्ट या कीप मूविंग यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी जिससे क्या वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है या स्टेट ऑफ द मोशन में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया, वी फॉल बैक व्हेन द व्हीकल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आवर बॉडी इज इन द रेस्ट स्टेट एंड द अपोज द मोशन ऑफ द व्हीकल। तो आपने ये कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, जब गाड़ी कोई व्हीकल उसमें रेस्ट पोजीशन में होता है, तो आप जब गाड़ी में बैठते हैं, जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी पीछे की ओर धक्का लगता है। वो क्यों लगता है? गाड़ी आगे की ओर जाती है लेकिन आपका बॉडी पीछे की ओर मूव करती है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण होता है, ड्यू टू द इनर्शिया। जो हमारी बॉडी है वो क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, लेकिन जो व्हीकल है वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी बैक साइड को मूव करती है। तो वैसे ही अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा हो, कोई गाड़ी चल रही हो, अगर उसमें हम एकदम से ब्रेक लगाए तो हमारे वो क्या होता है, बॉडी आगे को फॉरवर्ड हो जाती है,
क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, जबकि गाड़ी रेस्ट पोजीशन में आ गई है। जो गाड़ी के साथ वाला हमारा पोर्शन टच होता है वो रेस्ट पोजीशन में आता है, जो अपर वाला पोर्शन है वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो इस कारण से जो ये जो हम आगे की ओर धक्का लगता है वो इस इनर्शिया के कारण ही लगता है। Basically, inertia are of the three types: inertia of the rest, inertia of the motion, and inertia of the direction. In the inertia of the rest, we tend to remain at the rest with respect to the seat until the drive applies a braking force to stop. With the application of the brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the state of the motion because of its inertia. And inertia of the motion, when we standing in the bus and the bus began to move suddenly, now we tend to fall backward. This is because sudden start of the bus brings the motion to the bus as well as our feet in contact with the floor of bus, but the rest of the body oppose the motion because of its inertia. In case of the inertia of the direction, when the motorcycle make a sharp turn at the high speed, we tend to get through one side. सो इनर्शिया मेनली तीन टाइप का होता है: इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन एंड इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जैसे अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे अगर हम किसी व्हीकल में बैठते हैं, मोटरसाइकिल में, तो जब हम उस पर चढ़ते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में गाड़ी भी होती है और हमारी बॉडी भी होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, हम बैकवर्ड को साइड को मूव करते हैं। वो कैसे क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन जो सीट के जो हमारे जो फुट या जो सीट है वो किसके कांटेक्ट में आती है? व्हीकल के साथ, और वो मोशन में आ जाते हैं। तो इस कारण से इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी बैकवर्ड साइड को मूव करती है, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। वैसे ही इनर्शिया सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें क्या एग्जाम्पल वही वाला कि अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है और उसमें कोई पैसेंजर जैसे बैठे हैं हम, तो वो क्या करता है, हम जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम आगे की ओर हमें धक्का आता है। वो क्यों आता है? ड्यू टू द सेम रीजन, इनर्शिया। तो हमारी बॉडी क्या होती है, वो मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो व्हीकल है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो जो कांटेक्ट हमारा रेस्ट व्हीकल के साथ होता है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गाड़ी में होते हैं, कहीं पे एक मोड़ आ जाता तो आप हाई स्पीड पे चल रहे हो और एक शार्प टर्न आता और आप गाड़ी में एक शार्प टर्न लेते हो, तो आपकी बॉडी क्या है, बैक साइड को मूव करती है। वो भी सेम वही है, क्योंकि वो आप स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहते हो। तो इनर्शिया के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी एक साइड को मूव कर जाती है। तो ये बेसिकली तीन टाइप के इनर्शिया है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। Now we will study what is the relation between the inertia and mass. The inertia of the object is depend upon mass. Firstly, the inertia of the object depends upon its mass. Lighter objects have the less inertia, that is, they can easily change their state of rest or motion. Heavier objects have the larger inertia, therefore they slow more resistance. Hence, mass of object is measure of the inertia of object. सो बेसिकली इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? अपॉन इट्स मास। किसी ऑब्जेक्ट के मास पे इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, हल्का ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके पास क्या होगा, लेस इनर्शिया होगा। अगर लेस इनर्शिया होगा तो इसका मतलब है उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट कलर का हल्का वेट के कारण है तो उसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया कम होने का मतलब है हम उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट हैव द लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस। और जो हैवियर, जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लार्ज एनर्शिया होते हैं। लार्जर एनर्शिया का मतलब होगा कि उनकी उसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होती है, उसको उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या मेजर करता है? उसका इनर्शिया
मेजर करता है। तो इसको समझने के लिए हम जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं। कंसीडर द इमेज गिवन बिलो इज इजियर फॉर अ पर्सन टू पुश द bucket that is empty rather than the one that is filled with the sand. This is because mass of the empty bucket is less than the bucket filled with the sand. तो इसमें जैसे कि ये सिंपली इसमें इमेज में दिया हुआ कि एक बकेट है जिसमें कि ये खाली एम्प्टी है, सेकंड वाली बकेट में क्या है, हमने सैंड डाल दिया है। तो इसमें इजी कौन होगा उठाने के लिए? ये तो ऑब्वियस है, सारे बोलेंगे कि हाँ ये जो एम्प्टी बकेट है वो इजीली उसको हम उठा सकते हैं, लेकिन सैंड वाले को इजीली नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी बकेट है इसका मास कम है, ठीक है। मास कम है तो मतलब इनर्शिया कम है, तो इनर्शिया कम है तो मतलब हम इसकी जो चेंज ऑफ रेस्ट या स्टेट जो भी या मोशन है उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जबकि दूसरे वाले जिसमें सैंड फिल है इसमें क्या है, मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा है तो हम इसको इजीली इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इनर्शिया और मास आपस में रिलेटेड है।